हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फिजिक्स चल रहा था और इसके पहले जो वीडियो चल रही थी उसमें एक पॉइंट जो है लास्ट में रह गया था और वह पॉइंट था मीत केंद्र, है ना, मेटा सेंटर की। थोड़ी सी बात हुई थी और वीडियो जो है वहाँ पर कट हो गई थी क्योंकि फ़ोन आ गया था कुछ रीजन से। तो आइए अब जो मेटा सेंटर बचा हुआ था, आज हम लोग मेटा सेंटर को, मीत केंद्र को समझेंगे कि मीत केंद्र क्या होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वह आपको समझ में आ जाएगी, और अगर समझ में नहीं आया तो बात ऊपर ऊपर रह जाती है, तह तक जो है बात समझ में नहीं आती है। तो आज कंप्लीट वीडियो में मेटा सेंटर को पढ़ेंगे और एक टॉपिक है तैरने वाली वस्तु की अस्थायी संतुलन की शर्तें। जो वस्तु तैरती है उसके अस्थायी संतुलन की शर्तें क्या है। उत्प्लावक बल ही हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए, लास्ट टॉपिक है उत्प्लावक बल का। आज देख लेते हैं क्या है मीत केंद्र, है ना, मेटा सेंटर। मीत केंद्र अर्थात मेटा सेंटर। आइए बड़ी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली, उत्प्लावन केंद्र। अब यहां पर रुक जाते हैं। सबसे पहले बात जो आ गई उत्प्लावन केंद्र की, पहले हम लोग इसको समझते हैं कि उत्प्लावन केंद्र क्या होता है। एक पॉइंट नीचे है, देखिए यहां, तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। पहले इसको समझिए कि क्या कह रहा है ना। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित, है ना, विस्थापित द्रव के, मान लीजिए यह जो फिगर ABCD बना हुआ है, इस फिगर में ये कोई वस्तु है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो पानी में तैर रही है। इसके इस लाइन के नीचे जो है वाटर है और इसके ऊपर जो है ये वस्तु का रेस्ट पार्ट है जो ऊपर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को, यह जो वस्तु तैर रही है पानी में और यह जो पानी में डूबी, तो इसके डूबने के साथ ही इसने कुछ पानी को विस्थापित किया, ये तो हम लोग जानते हैं। तो विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को, अब जो वह द्रव जो विस्थापित हुआ, बॉडी का बात नहीं आ रहा, बॉडी को वाटर में जाने के बाद बॉडी ने जितना वाटर को जो है विस्थापित किया, उसका जो केंद्र है ना, उसके जो गुरुत्व केंद्र है उसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि जब कोई बॉडी को हम वाटर में डालते हैं तो डालने के बाद जो वाटर विस्थापित होती है, जो पानी विस्थापित होती है, उस विस्थापित पानी का जो गुरुत्व केंद्र है ना, विस्थापित वाटर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावन केंद्र। बात समझ में आ गई होगी। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कोई पानी में डाल देते हैं तो ऑब्वियसली बात है, जब आप ऑब्जेक्ट को डालिएगा पानी में तो वह पानी विस्थापित होगी। तो जो विस्थापित पानी है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको उत्प्लावन केंद्र बोलते हैं। तो वही बात है, उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर, उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है, उसे मीत केंद्र कहते हैं। कहानी खत्म है। मीत केंद्र क्या हुआ कि जब विस्थापित जल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुई, है ना, विस्थापित जल से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर, है ना, उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है। मतलब इसमें दो गुरुत्व केंद्र है, एक तो वस्तु का, बॉडी का गुरुत्व केंद्र, और विस्थापित जो पानी है दोनों का गुरुत्व केंद्र, है ना। एक बॉडी का गुरुत्व केंद्र और जो पानी विस्थापित हुई है उसका गुरुत्व केंद्र, दोनों जाकर जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर कटती है, उस बिंदु को मीत केंद्र, मेटा सेंटर बोलते हैं, है ना, मेटा सेंटर बोलते हैं। देखिए बस कहानी खत्म हो गया। इसको समझना है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ना, यह सब में एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, अलग अलग कंडीशन है सबके। तो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ उसकी जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, और जिस पानी को ऑब्जेक्ट ने विस्थापित किया है उस पानी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन हुआ, दोनों जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मेटा सेंटर या मीत केंद्र बोलेंगे। तो देखिए, सबसे मान लीजिए यह कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर कोई, यहां पर मान लीजिए जी पॉइंट है, यह इसका कोई मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है इस बॉडी का, या मान लीजिए यहां बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए इस पॉइंट पर है, ठीक है। तो इसकी जो लाइन होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, और जो पानी का जो विस्थापित वाटर, जो विस्थापित पानी हुआ, उसका जो गुरुत्व केंद्र हुआ,
वह मान लीजिए बॉयंसी हुआ। तो यह जो बी और बॉयंसी, यह जो दोनों जिस बिंदु पर कटेगा, जहां पर काटेगा उसको क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए यह विस्थापित पानी का ये हो गया, और अगर मान लीजिए ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी हो गया, और विस्थापित पानी का ऐसे कोई बना हुआ है जिसका कि गुरुत्व यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी है। तो यह जो जी बिंदु है, यह जो आगे की ओर बढ़ा, और जो बॉयंट फोर्स है यह भी जो इस लाइन जो खींची गई, तो यह जिस बिंदु पर जाकर के दोनों कट गया उसको हम लोग एम बोलेंगे। और एम से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, तो मेटा सेंटर को अर्थात मीत केंद्र को डिनोट करते हैं। कोई बात नहीं, अभी इसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे मित्र, अभी घबराने की बात नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बात क्लियर हो गई, जो ऑब्जेक्ट का गुरुत्व केंद्र होगा और जो विस्थापित पानी का गुरुत्व केंद्र होगा, दोनों की ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर कटेगी उसको मीत केंद्र कहेंगे। कोई दिक्कत, मेटा सेंटर कहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ये जो उत्प्लावन केंद्र, उत्प्लावन बिंदु ज्यादा ये कर देता है, लेकिन मुश्किल अब साधारण तौर पर समझें तो जो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ऑब्जेक्ट द्वारा विस्थापित वाटर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, दोनों जिस पॉइंट पर कट करती है, जिस बिंदु पर काटती है दूसरे को, वह उसका मेटा सेंटर अर्थात मीत केंद्र कहलाता है। तो देखिए यहां पर यह जो है एक ऑब्जेक्ट है, इसमें फिगर 1 में देखिए यह जो जी है मित्र, यहां पर एक लाइन आपको दिखाया गया है, यह इस बॉडी का जो यहां पर जी पॉइंट आप देख रहे हैं, यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, गुरुत्व केंद्र है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, और जो वाटर, ये जो वाटर है जिसको इसने विस्थापित किया है, उस पानी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बी है, बॉयंसी जिसको बोलते हैं, है ना, बॉयंसी अर्थात उत्प्लावक बल जो है वह उसका केंद्र बी है। तो अब देखिए यह जो जी होता है, यह जी पॉइंट जो है यह नीचे की ओर लगता है, जो वेट आप बोलते हैं, बॉडी का जो वेट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे मान लीजिए हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाभि में है, तो हम खड़े हैं तो नीचे की तरफ जिस बिंदु पर किसी वस्तु का सारा बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। तो इस बॉडी का जो सारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई वो जी हो गई, और ये बी जो हुआ, ये जो विस्थापित पानी है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी हो गई, बॉयंसी अर्थात उत्प्लावक बल हो गई। तो यह नीचे की ओर है ना, ये डाउनवर्ड वर्क करती है और यह अपवर्ड वर्क करती है ना। तो बॉयंसी जो है यह अपवर्ड जाएगी और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड वर्क करेगी। और देखिए इसमें तो चूंकि दोनों एक ही जगह पर दिखा दिया गया है, इसी लाइन पर, तो कहीं पर कट करने का पॉइंट आपको मेटा पॉइंट दिखाया, मेटा सेंटर इसमें दिखाया नहीं गया है। अब कंडीशन बी का बात कीजिए, यहां पर आइए स्टेबल कंडीशन में। इसमें क्या है, कोई वस्तु है जिसको हम रोटेट कर दिए हैं, यह जो है रोटेशन की साइन है। इसमें आप देखिए यह एक लाइन, यह जो एक जी है, यह क्या है, इस वस्तु का ये वाली जो रेखा, आप जिस पे मेरा पेन चल रहा है, यह जो रेखा है ना, इस लाइन पर आपका जी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुई बॉडी की, है ना। और यह जो एक काल्पनिक रेखा है, मान लीजिए यह काल्पनिक, ये काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोगों ने अभी समझने के लिए किया है। तो यह रेखा जो है, यह जब हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या होती है, यह जो दोनों यहाँ पर बी और जी एक ही लाइन में था, यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा रोटेट करने के बाद यह जो है बी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से जो विस्थापित होकर के यहाँ पर आ गई, है ना, यहां से विस्थापित होकर के यहां पर आ गई। तो अब जो है यह जी और बी, तो जी लगेगा डाउनवर्ड और बी लगेगा अपवर्ड, मतलब जी जो वेट तो हमेशा डाउनवर्ड होगा ही और बी अपवर्ड होगा। तो अब देखिए यहां पर ये जो अब जो जी वाला पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक पॉइंट यहां पर कटा, और यह जो बॉयंसी फोर्स है ना, यहां से जो बॉयंस फोर्स है इसका उत्प्लावक बल का, यह भी यहां पर कटा। तो यह दोनों मिलकर के जिस बिंदु पर कटा, यह क्या हो गया आपका मेटा सेंटर। मेटा सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, एम से, है ना, मीत केंद्र को एम से, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। तो यह जो एम लिखा है हमने, यह मीत केंद्र लिखा है। इसमें क्या हुआ, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो ऊर्ध्वाधर रेखा थी, ये जी वाली, ये चली आई इधर, ये आ गई, और दूसरा जो जब उसको हम रोटेट किया तो उसका वो चेंज किया, उससे क्या हो गया कि यहाँ जो बॉयंसी था, जो उत्प्लावक बल था, उसका जो विस्थापित पानी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वह यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गया। तो अब जो इसका जो ऊर्ध्वाधर रेखा है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊर्ध्वाधर रेखा है, दोनों जाकर के यहाँ एम बिंदु पर कट गई, और यही एम बिंदु क्या हो गया आपका मेटा सेंटर अर्थात मीत केंद्र हो गया। तो यह एक कंडीशन। दूसरा देख लीजिए यहां पर क्या है, इस फिगर को देखिए, इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहां पर जी है, और इसमें भी थोड़ा सा इसको घुमाए हैं, तो यहां से क्या हो गया, यह जो बॉयंसी था वो यहां आ गया,
है ना, उत्प्लावक बल यहाँ आ गया। तो अब देखिए यहाँ जी और यहाँ अब दोनों का जो कटान बिंदु है, अगर हम ये इसका जी की बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ये लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की है, अगर इसका यह आगे की ओर ऐसे बढ़ा है और यहाँ जो बुयांसी था उसका जो उत्प्लावक बल का जो था यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वह भी यहाँ आकर के कट गया। दोनों कहाँ कट गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही कट गया। अर्थात जी और एम दोनों क्या हो गया? एक ही जगह पर, मतलब बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो है बॉडी का मीत केंद्र, है ना, मेटा सेंटर, दोनों एक ही पॉइंट हो गया, है ना, दोनों एक ही पॉइंट हो गया। और यहाँ हम तीनों में अंतर दिखा रहे हैं। और ये फिगर जो है इसमें क्या हुआ देखिए, यहाँ यह जो जी था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी बॉडी की, वो यहाँ पर थी, जो जानते ही हैं डाउनवर्ड लग रहा था। और जो इसको जब रोटेट करने के बाद जो इसका बुयांसी जो यहाँ से बदल करके यहाँ आ गया, तो यह ऊपर की ओर लगता ही है, अपवर्ड जानते ही हैं। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए यह लाइन जो बी वाली गई है ऐसे 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 यहाँ, और जी तो कटा कहाँ पर? एम पर। तो यहाँ पर क्या हो गया? मेटा सेंटर जो है आपका जी से नीचे हो गया, अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी जो है मीत केंद्र नीचे हो गया, है ना, मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे हो गया। तो अब यहाँ पर कंडीशन है स्टेबल, न्यूट्रल और अनस्टेबल का। अनस्टेबल कब होगा, स्टेबल कब होगा और न्यूट्रल कब होगा? तो स्टेबल के लिए केस क्या है मित्र, कि स्टेबल के लिए समझेंगे कि जब बी एम का मान जो है, देखिए बी एम की वैल्यू जब ग्रेटर हो जाएगी, देखिए बी एम का वैल्यू जब ग्रेटर होगा बी जी से, जब बी एम का वैल्यू बी जी से बड़ा होता है तो यह कंडीशन कौन हो गया? यह हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। यह हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अर्थात तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्टेबल में है, कौन सा अनस्टेबल में है और कौन सा नॉर्मल में है, तो आपको ध्यान देना है किस पर? बीजी और बीएम पर। बीजी का अर्थ है यह जो बुयांसी है यहाँ बीजी और मेटा सेंटर, बीजी और मेटा सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर बुयांसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बड़ा होगा तो वो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और दूसरा में क्या है, यहां पर बीजी और बीएम दोनों इक्वल है, तो यहां मान लीजिए अगर होता है बीजी इक्वल टू बीएम, तो यहां मतलब कि बुयांसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, दोनों का डिस्टेंस और बुयांसी और मेटा सेंटर दोनों का डिस्टेंस अगर बराबर हो गया तो यह क्या हो जाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यह हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और थर्ड केस में देखिए क्या है, यहां पर क्या हो गया है, यह जो बीजी है और जो बीएम है, अर्थात बीजी ग्रेटर देन बीएम, बीजी क्या हो गया? बड़ा हो गया, बीजी इज ग्रेटर देन बीएम, तब क्या होगा? आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि हमेशा जो बुयांसी है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर बुयांसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बुयांसी और मेटा सेंटर में बुयांसी मेटा सेंटर की डिस्टेंस अगर बड़ी हो गई, अर्थात बी एम अगर ग्रेटर हो गया तो क्या हो जाएगा? स्टेबल। बी एम ग्रेटर देन बी जी तो क्या होगा? स्टेबल। यहां देखिए बी एम इज ग्रेटर देन बी जी, मतलब बी एम की वैल्यू बुयांसी और मेटा सेंटर के बीच की दूरी बड़ी हो जाएगी किससे? बीजी से। मतलब बीजी, मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मीत केंद्र और बुयांसी का डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बुयांसी से तो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा, अगर बुयांसी और मेटा सेंटर की दूरी बुयांसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर हो जाए तब क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अगर थर्ड कंडीशन, अगर उत्प्लावन केंद्र जो है, उत्प्लावन केंद्र और, है ना, मेटा सेंटर की दूरी कम हो जाए उत्प्लावन केंद्र और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो फिर क्या हो जाएगा? आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो यह जो है इसमें इक्वल टू ग्रेटर करके दिया रहा था ऑब्जेक्टिव में, तो यह आपको समझना है कि कौन सा सही होगा।
तो उत्प्लावक केंद्र, बी को बुयांसी बोलिए या उत्प्लावन केंद्र बोलिए, तो एक ही चीज है। तो यहां पर हम बस यह मेटा सेंटर का कहानी खत्म हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी यही, सबसे मेन चीज जो पूछी जाती है यही कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा अनस्टेबल है। तो अब आपको यहां पर तीनों ही केस समझ में आ गया होगा। इसमें बी एम ग्रेटर है बीजी से, इसमें बी एम और बीजी बराबर है, इसमें बी एम लेस देन बीजी है, मतलब बी एम जो है छोटा है बीजी से। तो यह तीनों कंडीशन देख लिया हमने। अब जो है और मीत केंद्र भी तो आपको समझ में आ गया होगा कि मीत केंद्र किसको बोलते हैं, है ना, गुरुत्व केंद्र और उत्प्लावन केंद्र। गुरुत्व केंद्र और उत्प्लावन केंद्र की जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, गुरुत्व केंद्र की ऊर्ध्वाधर रेखा और उत्प्लावन केंद्र की ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर जाकर कटती है उस बिंदु को हम लोग मीत केंद्र कहते हैं, अर्थात मेटा सेंटर कहते हैं। तो यह तो रही मेटा सेंटर की बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है तैरने वाली वस्तु की अस्थायी संतुलन की शर्तें। तैरने वाली वस्तु की अस्थायी संतुलन की शर्तें, अर्थात कौन सी वस्तु जो है स्टेबल होकर के जो है तैरेगी। तैरने वाली वस्तु की अस्थायी संतुलन की शर्तें, मतलब वस्तु अगर अस्थायी संतुलित होकर तैरती है या तैरेगी तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए उसको देखते हैं। पहला है मीत केंद्र, जो मेटा फोर्स है ना, मेटा सेंटर है, मीत केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। मीत केंद्र को गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। अगर मीत केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर नहीं होता है तो वो वस्तु कभी नहीं तैर सकती है, क्योंकि यह अस्थायी संतुलन की शर्तें हैं। अस्थायी संतुलित होगा तो नहीं तो तैरेगा नहीं। इसलिए क्या हो गया, मीत केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। अब देखिए यहां पर जो मीत केंद्र है इसमें यहां देखिए मेटा सेंटर है ना, तो मेटा सेंटर क्या है, हमेशा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है, यहां पर इक्वल है और यहां पर जो है उससे नीचे है। तो मीत केंद्र अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा तो वस्तु क्या हो गई, वस्तु की यह अस्थायी संतुलन की शर्तें हो गई। पहला तो यह स्टेबल होगा, अर्थात मीत केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। मीत केंद्र, तो आपसे पूछा जाएगा अस्थायी संतुलन की शर्तें क्या है, तो आप कहेंगे कि मीत केंद्र को जो है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा है वस्तु का गुरुत्व केंद्र, है ना, तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र। वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र, दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। दोनों को क्या होना चाहिए, एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। तो देखिए उत्प्लावन केंद्र को और किसको, देखिए वस्तु का गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र, है ना, जिसको आप बुयांसी बोलते हैं या उत्प्लावन केंद्र बोलते हैं, है ना, गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। अगर दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी और कौन, उत्प्लावन केंद्र भी, तो क्या होगा, वस्तु स्टेबल होगी, जो यहां पर आप देख पा रहे होंगे। वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों को ही एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए, तभी क्या होगी, वस्तु स्टेबल होगी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बुयांसी दोनों अगर एक रेखा में नहीं होता है ना, दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में नहीं होता है तो वह स्टेबल नहीं होगा। वह जो है आपका तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन की शर्तों में नहीं है। तो अस्थायी संतुलन की शर्तों में क्या क्या है, पहला कंडीशन जो मेटा सेंटर है वह क्या होनी चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होनी चाहिए, एक बात। दूसरा बात क्या है, दोनों को, बुयांसी को अर्थात उत्प्लावन केंद्र को और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, दोनों को क्या है, एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए, तब ही क्या होगी, वह अस्थायी संतुलन की शर्तें होगी। तो ठीक है मित्र, आज जो है हम लोग मीत केंद्र को पढ़ लिए। फिर अब इसके बाद जो भी वीडियो होगा वो अपलोड हो जाएगी, फिर हम लोग देखेंगे आगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।